हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बढ़िया होंगे और भाई अपनी पढ़ाई में जुटे हुए होंगे। आज देखिए हम क्या बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात हो रही है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1 आप पढ़ चुके हो। आज हम बात कर रहे हैं पार्ट 2। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस यूनिट के हैं? ये बीएससी में जो स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो थर्मोडायनेमिक्स यूनिट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस की बात करी थी, आज पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। और ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट हैं, ये आप पढ़कर चले गए एग्जाम में तो इससे बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं बन रहा है। कौन से क्वेश्चंस हैं ये? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। एग्जाम्स में आजकल अब सभी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। 3 कैटेगरी क्वेश्चंस की हैं भाई। कौन कौन सी? एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप। एमसीक्यू क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। शॉर्ट आंसर टाइप का पार्ट 1 आप पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़ा है तो पहले कोई पार्ट 1 आप सभी पढ़ लेना। और अब बात कर रहे हैं पार्ट 2 की बात करेंगे। आज पार्ट 2 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस को हमने सॉर्ट किया है, जो रिपीट हो रहे थे क्वेश्चंस उनको हटाया है यहाँ से और कुछ नए क्वेश्चंस को ऐड किया है। तो देखिए पार्ट 2 में पहले क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। देखिए क्या कहता है कि 298.15 केल्विन क्या है? टेम्परेचर। एक वायुमंडलीय क्या है? दाब है। पर किसी यौगिक की संभवन एंथैल्पी को क्या कहते हैं? व्हाट द फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ ए कंपाउंड 298.15 हम टेम्परेचर ले लिया जाए और 1 atm प्रेशर। प्रेशर कितना है भाई? प्रेशर है इसमें 1 atm प्रेशर ले लिया जाए तो इसे क्या क्या कहा जाएगा? तो इससे क्या कहा जाएगा? स्टैंडर्ड एंथैल्पी बन जाएगी। देखिए जब प्रेशर 1 atm ले लिया जाए, टेम्परेचर कितना ले लिया जाए? 298 ले लिया जाए, तब ये क्या बन जाएगा? स्टैंडर्ड एंथैल्पी बन जाती है। यही बात लिखी हुई है। क्या बात लिखी हुई है कि 298.15 केल्विन 1 एटमॉस्फेयर पर किसी यौगिक की संभवन एंथैल्पी को मानक संभवन एंथैल्पी कहते हैं, स्टैंडर्ड बन जाती है। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड एट 298.15 केल्विन 1 एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये कहलाएगी आपके स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इतनी सी बात आपको केवल मानक वर्ड जोड़ना है, आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, क्वेश्चंस भी नोट करने हैं और आंसर भी आप साथ ही साथ 1 लाइन वाले हैं, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि उदासीनीकरण एंथैल्पी क्या है? ये धनात्मक है या ऋणात्मक? इसका भी जवाब देना है। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? ये पॉजिटिव है, नेगेटिव। उदासीनीकरण तो सब बच्चे जानते हैं, 9th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो। उदासीनीकरण का मतलब क्या है? नोट्स में भी आपके मिल जाएगा, वहां भी नोट करा रखा है कि उदासीनीकरण का मतलब क्या है भाई, बोलो। कि अम्ल और क्षार आपस में रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होती है। 9th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो इस रिएक्शन को। तो यही बात लिखी हुई है कि और इसमें क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन में एनर्जी बाहर निकलती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, इसलिए कैसी रहेगी? नेगेटिव रहेगी। यही बात अब उत्तर में देख लीजिए। उदासीनीकरण एंथैल्पी वह ऊष्मा परिवर्तन होता है जो 1 मोल अम्ल और 1 मोल क्षार के, 1 मोल तो अम्ल ले ले, 1 मोल क्षार ले ले, के अभिक्रिया करके 1 मोल जल बनाने पर होता है। प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार की उदासीनीकरण एंथैल्पी हमेशा ऋणात्मक होती है क्योंकि अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। यही तो होगा क्या? यहां लिख देता हूं, जैसे HCl लिया और NaOH लिया आपने, तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा NaCl प्लस H2। इस प्रकार से बनेगा। क्या बनेगा? NaCl प्लस H2। यही बात लिखिए। द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज द हीट चेंज दैट अकर व्हेन 1 मोल ऑफ एन एसिड रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ बेस टू फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर। 1 मोल पानी बनता है, ये बन गया 1 मोल। 1 मोल ऑफ H2 बनता है। फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज नेगेटिव
बिकॉज द रिएक्शन रिलीज हीट। एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, नोट्स में भाई आपके लिखा हुआ है। वीडियो जो है लॉन्ग वीडियो है जो इनकी जो है वहां भी आप देख सकते हैं क्लासेस में, उसमें भी आपको बताया है मैंने कि न्यूट्रलाइजेशन में क्या निकलती है, 57.7 एनर्जी निकलती है किलोजूल, वो आपने पढ़ रखा है। यहाँ पर देखिए ये जो है इसको नोट कर लेना, तब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो न्यूट्रलाइजेशन में सिंपल सी बात है कि उदासीनीकरण होगा, 1 मोल जल का बनता है और हीट निकलती है, उसमें क्षेपीय अभिक्रिया एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, और इसमें क्या होता है एनर्जी बाहर निकलती है, इसलिए ऋणात्मक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। एंथैल्पी को परिभाषित करिए, बताओ भाई एंथैल्पी किससे डिनोट करते हैं, एच से। एच बराबर क्या होता है U प्लस पीवी, पढ़ा है आपने। एच बराबर क्या होता है U प्लस पीवी, ये लिख रहा एच बराबर U प्लस पीवी होता है। एंथैल्पी किसी तंत्र की कुल ऊष्मीय सामग्री है, उस जो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा, U क्या है आंतरिक ऊर्जा, यहां लिख दें U क्या है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इसको E से भी लिखा हुआ है कई जगह। और P आपको पता है, P प्रेशर होता है भाई, ये तो सब बच्चे को पता है, प्रेशर माने दाब है सर। और V भाई क्या होता है वॉल्यूम, इसको क्या कहते हैं आयतन, और ये क्या है, कलर चेंज कर लेता हूं इसका, आंतरिक ऊर्जा, इसको बोला जाता है आंतरिक ऊर्जा बोला जाता है। तो एंथैल्पी क्या है, इज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम, इज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम एंड इज डिफाइंड एज द सम ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी एंड द प्रेशर वॉल्यूम वर्क। इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम वर्क का सम होती है। फॉर्मूला याद कर लो, परिभाषा आप बना दोगे, H बराबर U प्लस पीवी होता है, आपको बता रखा है क्लास में भी मैंने, तो इसको याद कर लेना, काम बन जाएगा। चलिए ये देखो ये बना लिया, बना लिया। चलो अगली बात, अगले क्वेश्चन, उदाहरण से ही समझाइए जूल थॉमसन प्रभाव क्या होता है। जूल थॉमसन प्रभाव को बताया था, छिद्र में से गैस को पास करते हैं तो क्या होगा, प्रसार होगा गैस का, यही तो बताया था। जब किसी वास्तविक गैस को, रियल गैस को छिद्रित प्लग या वॉल्व से एंथैल्पी स्थिर रखी जाती है, यहाँ पर ये बात भी बताई थी आपको क्लास में कि एंथैल्पी स्थिर रखेंगे और प्लग वाल्व में से पास करेंगे, फैलने दिया जाता है, तो गैस का ताप कम या अधिक हो सकता है। इसी ताप परिवर्तन को जूल थॉमसन प्रभाव कहते हैं। बता रखा है आपको, सारी चीजें आपको डिटो नोट्स में मिलेंगी। गैस का प्रसार किया जाए छिद्र के माध्यम से, वाल्व के माध्यम से, तो ताप कम ज्यादा हो सकता है। रियल गैस लेंगे, वहां वास्तविक गैस, आइडियल नहीं लेनी। यहाँ पर इस बात को, वर्ड को आपको ध्यान रखना है, गैस कौन सी है वास्तविक। व्हेन रियल गैस इज अलाउड, रियल गैस क्या करेंगे, रियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड थ्रू ए पोरस प्लग, पोरस प्लग से पास करेंगे, और वाल्व अंडर कांस्टेंट एंथैल्पी कंडीशन, अंडर कांस्टेंट एंथैल्पी कंडीशन इट्स टेम्परेचर में इंक्रीज और डिक्रीज, दिस टेम्परेचर चेंज इज नोन एज जूल थॉमसन इफेक्ट। रेफ्रिजरेटर और एसी में गैस फैलकर ठंडी हो जाती है, यही इसका एग्जांपल। इन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर गैस एक्सपेंड एंड कूल ड्यू टू द जूल थॉमसन इफेक्ट कहलाता है। तो इसको भी नोट कर लें, ये भी आपने पढ़ रखा है, सारे क्वेश्चंस पढ़ रखे हैं वैसे तो। नोट भी करते जाएंगे भाई, साथ ही साथ नोट भी करना है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं मैं अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। HCl और CH3COOH की NaOH के साथ उदासीनीकरण ऊष्मा अलग अलग क्यों होती है, क्या कहता है, Why is the heat of neutralization of NaOH and with HCl and acetic acid different? NaOH की HCl और एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएं तो
तो न्यूट्रलाइजेशन की जो एनर्जी है वो डिफरेंट होती है, 57 किलो जूल पर मोल से कम होती है। क्यों होती है बताओ? बताया तो मैंने भैया, आपको बताना पड़ेगा भाई, बोलना पड़ेगा, सब बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। देखिए HCl क्या है? एक प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और पानी में पूरी तरह आयनित हो जाता है, इसलिए उदासीनीकरण में केवल एक ही प्रक्रिया होती है, H और H2 वाटर में होगा, और उदासीनीकरण ऊष्मा इसकी कितनी होती है? -57 किलो जूल पर मोल होती है। HCl NaOH के साथ रिएक्ट करेगा ना, जब न्यूट्रलाइजेशन होगा, HCl प्लस NaOH क्या देता है? NaCl प्लस H2O देता है सर। ये रिएक्शन होती है। और यहां पर आपको पता है कि जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार रिएक्ट करते हैं, तब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं, तो 57 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकलती है। माइनस का मतलब क्या है? एनर्जी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इतनी एनर्जी रिलीज होती है यहां पर प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के लिए। तो इसमें तो ये हो जाएगा HCl और NaOH। अब HCl की जगह आप क्या ले लें? एसिटिक एसिड। तब क्या होगा? HCl is strong acid, it is completely ionized in water, so during neutralization ये होगा, हीट रिलीज होगी। अब देखिए एसिटिक एसिड क्या है? HCl के स्थान पर हम क्या ले लें? वीक एसिड ले लिया, जो पानी में आयनित नहीं होता है, बल्कि इसका अधिकांश भाग आयोनित रूप में अनआयोनाइज्ड रहता है। देखिए HCl की जगह ले लिया वो आपने एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होगा? आयनित नहीं होता, आयोनाइज्ड नहीं होता। इसको आयनित करवाने के लिए 57 में से जो 57 किलो जूल एनर्जी है, उसमें से कुछ एनर्जी यहां काम आएगी। पता नहीं समझे? पहले HCl और NaOH को लिया, HCl NaOH प्रबल क्षार है, आयनित हो जाते हैं, 57 किलो जूल एनर्जी निकलती है। लेकिन एसिटिक एसिड क्या है? दुर्बल अम्ल है, उसको दुर्बल आदमी है, उसको आयनित खड़ा करने के लिए कुछ एनर्जी तो देनी पड़ेगी टूटने के लिए, तो वो कहां से आएगी? 57 में से आएगी, इसलिए टोटल एनर्जी कम हो जाएगी। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यही बात ये कह रहे हैं कि अनायोनाइज्ड रहता है, इसलिए NaOH के साथ प्रतिक्रिया होने से पहले उसे अतिरिक्त ऊर्जा लेकर आयनित होना पड़ता है। यह अतिरिक्त ऊर्जा कुल ऊष्मा को कम कर देती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, कुल ऊष्मा को कम कर देती है। इसमें तो अधिक ऊष्मा, क्योंकि कोई ऊर्जा आयनीकरण में नहीं लगती, इसमें कम ऊष्मा होगी, इसमें अधिक होगी, क्योंकि इसको आयनित करने में ऊर्जा अपने को चाहिए। समझ आ गई होगी बात आपको कि प्रबल अम्ल प्रबल क्षार में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एसिटिक अम्ल कैसा? दुर्बल अम्ल है, उसको आयनित करने के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसलिए क्या हो जाता है? वो कम हो जाती है भाई एनर्जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। देख ले, इंग्लिश में लिखा है, इसको भी पढ़ लेते हैं, बात देख लेते हैं कि एसिटिक एसिड इज वीक एसिड, इट इज नॉट फुली आयोनाइज्ड इन सॉल्यूशन। बिफोर रिएक्टिंग विद NaOH, एसिटिक एसिड मस्ट आयोनाइज फर्स्ट, आयोनाइज करना पड़ेगा, एंड दिस आयोनाइजेशन रिक्वायर एनर्जी। ये एनर्जी की यहाँ रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि एसिटिक एसिड कैसा है? वीक एसिड है। और ये एनर्जी कहां से मिलेगी? 57 जो 57 किलो जूल एनर्जी वहां से लेगा। दिस रिक्वायर्ड एनर्जी रिड्यूस द टोटल हीट रिलीज। टोटल हीट जो रिलीज होगी उसको क्या कर देगा? कम कर देगा। इसलिए ये हायर हीट रिलीज होती है या लोअर हीट रिलीज होती है। ये इसका आंसर है, नोट कर ले इसको भी। चलिए ये बहुत अच्छा है, ये तो सब बच्चे कर देंगे भाई, मैं समझता हूं। ऐसा कोई स्टूडेंट है कि इस प्रश्न को नहीं कर पा रहा है? भाई बता दो कमेंट्स बॉक्स में, कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है क्या इसको? निम्न तंत्रों की परिभाषा दीजिए। डिफाइन द फॉलोइंग सिस्टम, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। कोई ऐसा स्टूडेंट है क्या भाई जो इसको नहीं कर पा रहा है? ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम क्या है? कोई बता सकता है कोई बच्चा? भाई ओपन सिस्टम आप जानते हो,
एनर्जी और मास दोनों का एक्सचेंज होता है। क्या लिखोगे आंसर में? जो ओपन सिस्टम है भाई, जो ओपन सिस्टम है इसमें खुला तंत्र, इसको क्या कहते हैं? खुला तंत्र। इसमें क्या होता है? एनर्जी मास मतलब द्रव्यमान प्लस एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होता है। किस किस के बीच? तंत्र और परिवेश के बीच, सिस्टम और सराउंडिंग के बिटवीन दोनों का एक्सचेंज होगा। ये बात आपको पता है। ओपन सिस्टम में, बंद क्लोज सिस्टम में केवल एनर्जी का होता है। ये आपने पढ़ रखा है, बहुत सिंपल है। क्लोज सिस्टम में क्या होगा भाई? क्लोज सिस्टम में कोई बता सकता है? यहां केवल एनर्जी का ही एक्सचेंज होगा भाई। बंद कोई बीकर है, इसको ढक रखा है आपने, पानी भर रखा है, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल है वो। किसका एग्जाम्पल है? क्लोज सिस्टम का। देखो यही आंसर लिख रहा होगा। खुला तंत्र क्या है? वह तंत्र जिसमें द्रव और ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान वातावरण से हो सकता है। ए सिस्टम कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग। एग्जाम्पल, खुले बर्तन में उबलता पानी बाहर जाता है और हीट भी निकलती है। खुले बर्तन में पानी रखा है, उबल रहा है, तो पानी को भी एक्सचेंज कर सकते हैं, हीट भी एक्सचेंज हो सकती है। तो इसमें दोनों का एक्सचेंज होता है, द्रव का भी और ऊर्जा का भी, मैटर का भी और एनर्जी का भी। लेकिन क्लोज सिस्टम में ऐसा तंत्र जो वातावरण के साथ केवल एनर्जी का आदान प्रदान कर सकता है, द्रव का नहीं करता। सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर विद इट्स सराउंडिंग। ढका हुआ बर्तन, अभी बताया था, ढका हुआ बर्तन जिसमें पानी गर्म हो रहा है, हीट बाहर जा सकती है पर पानी नहीं निकलता। नोट कर लें, इसे भी नोट कर लीजिए, तब आगे की बात करेंगे। कर लिया होगा सभी बच्चों ने नोट? अगले क्वेश्चन, ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम हर स्टूडेंट जानता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बता रखा है आपको, पहले भी बता रखा है, सारी चीजें नोट करा रखी। अगले क्वेश्चन की तरफ, पदार्थ की किस अवस्था के लिए डेल्टा एच और डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई सही है? फॉर विच स्टेट ऑफ मैटर इज डेल्टा एच क्या होता है भाई? डेल्टा एच क्या है? चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। और डेल्टा ई क्या है? ई क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये होता है एंथैल्पी और एनर्जी में चेंज होता है। अब बताइए किस अवस्था के लिए होता है? ठोस के लिए होगा। ठोस और द्रव अवस्था के लिए सही होता है। क्यों होता है? क्योंकि ठोस और द्रव में आयतन परिवर्तन डेल्टा वी बहुत कम होता है, लगभग शून्य के। ठोस में आयतन परिवर्तन नहीं होता ना, आपको पता है। द्रव में भी बहुत ज्यादा नहीं होता। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा इज करेक्ट फॉर सॉलिड एंड लिक्विड्स बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड्स अंडरगो वेरी नेग्लिजिबल वॉल्यूम चेंज। वॉल्यूम चेंज क्या होता है? कम होता है। एंथैल्पी का संबंध आपको पता है, एंथैल्पी आप जानते हैं क्या होता है? ये होता है डेल्टा एच और डेल्टा ई प्लस पी डी वी होता है। यही तो पढ़ रखा है, अभी पढ़ा था रिलेशन। देखो कहीं पढ़ा था, एक रिलेशन हमने देखा था, H बराबर यू प्लस पी वी। यही तो पढ़ा था कि H बराबर U प्लस पी वी। यू कह दूं या E कह दूं, एक ही बात है। अब हमने इसको क्या लिख दिया? डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस पी डेल्टा V। वॉल्यूम की बात आ रही, वेल डेल्टा V। अब डेल्टा V में तो चेंजेज ठोस और द्रव में जीरो है, नेग्लिजिबल है। ये जीरो तो ये क्या हो जाएगा? पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। डेल्टा V जीरो तो पी डी वी क्या हो जाएगा? जीरो। तो डेल्टा H बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा E या U हो जाएगा, ये हो जाएगा। नोट कर लें। तो किसके लिए लिखोगे? ठोस और द्रव के लिए लिखिए। ठोस और द्रव के लिए अवस्था क्या है? ये सही होता है
क्योंकि ठोस और द्रव में आयतन परिवर्तन क्या होता है, बहुत ही कम होता है, लगभग शून्य के बराबर होता है। या आयतन परिवर्तन नहीं होता ठोस और द्रव में, जब तो ये बात हो रही है। कर ले, नोट कर ले इसको भी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी टी इज इक्वल टू 0 आदर्श वास्तविक गैसों के लिए सही है? यदि हाँ तो क्यों? ये कह रहे हैं कि डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टी 0 आइडियल और रियल गैस के लिए सही है क्या? बताओ भाई। देखिए आदर्श गैस के लिए क्या होता है, आदर्श एंथैल्पी केवल ताप पर निर्भर करती है, दाब पर निर्भर नहीं करती है। तो आदर्श गैस के लिए तो सही है, ये आदर्श गैस के लिए तो सही है, क्योंकि आदर्श गैस के लिए एंथैल्पी, एच क्या है, एंथैल्पी ताप का फलन होती है, ताप का फंक्शन है, तो ये ताप पर निर्भर करती है, इसलिए दाब पर नहीं करती है, इसलिए इसके लिए तो सही है। रियल गैस में क्या होता है, वास्तविक गैसों में अणुओं के बीच आकर्षण और विकर्षण बल होती है, इसलिए एंथैल्पी दाब पर निर्भर हो सकती है। एंथैल्पी दाब पर निर्भर हो सकती है, लेकिन उच्च ताप पर जहां गैसें आदर्श गैस के बहुत करीब होती हैं, तो इसलिए यह संबंध वास्तविक और गैसों के लिए सिर्फ उच्च ताप पर कम दाब पर लगभग सही। देखिए आदर्श गैस के लिए तो सही है, आदर्श गैस में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ताप पर निर्भर करती है, एंथैल्पी ताप पर निर्भर करती है। वास्तविक गैसों पर कहां पर होगा, रियल गैसों में, आपको नोट में भी करा रखा है, नोट्स में भी, केवल उच्च ताप पर आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती है। तो ये उच्च ताप पर और निम्न दाब पर सही है रियल गैस के लिए। ये उत्तर हमें लिखना पड़ेगा कि उच्च ताप और निम्न दाब पर सही है, और आदर्श गैस के लिए एप्लीकेबल हमेशा रहता है। नोट कर लें इसे भी। चलिए यही बातें लिखी हुई है। फॉर एन आइडियल गैस लिखा हुआ है H इज इक्वल फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, एंथैल्पी डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर नॉट टू ऑन प्रेशर। सो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा आदर्श गैस के लिए। रियल गैस के लिए हैव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, सो एंथैल्पी कैन डिपेंड ऑन प्रेशर, बट एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर रियल गैस बिहेव ऑलमोस्ट आइडियली। तो ये अप्रोक्सीमेट ट्रू फॉर रियल गैसेस अंडर नियर आइडियल कंडीशन, ये होगा। तो रियल गैस के लिए हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर एप्लीकेबल है, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर तब एप्लीकेबल है। करने इसको। जल की संभावना ऊष्मा क्या है, व्हाट इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर? ये दे रखा है आपको संभावना ऊष्मा। देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया बनाया है, ये क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क्स इसको दे सकते हैं हर बच्चे। बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ी समझने की बात है। दिया गया उसमें रसायन, ये समीकरण 2H2 + O2 = 2H2O, और डेल्टा एच हमें दे रखा है, डेल्टा एच आपको दे रखा है कितना, -571.67 किलो जूल, ये डेल्टा एच दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर की बताओ। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, ज्यादातर बच्चे सर वाटर ही तो बन रहा है, वाटर के लिए तो दे रखी है, इसमें करना क्या है? ज्यादातर के लिए 90% के दिमाग में यही बात आ रही होगी, सर वाटर बन रहा है, और आंसर आंख बंद करके टेक ही आएंगे, आंसर लिख देंगे -571.67 लिख दिया, और ये आंसर हो जाएगा गलत, और फिर कहेंगे सर हम फेल हो गए, हम करके तो बहुत अच्छा आए थे, कर तो बहुत अच्छा आए थे सर, हमारे तो नंबर ही नहीं आते, कॉपियां सही चेक नहीं हो रही सर, गड़बड़ है सर, कोई गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ अपने समझने में है। जब तक अपन रेगुलर स्टडी नहीं करेंगे, लॉन्ग कट से स्टडी नहीं करेंगे, तब तक ये गड़बड़ी चलती रहेगी। अब देखिए ये कह रहे हैं कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर बताओ। आप कहोगे सर वाटर ही तो बन रहा है इस रिएक्शन में, बन क्या रहा है? ये इन्होंने क्वेश्चन ही गलत दे दिया सर।
भाई क्वेश्चन गलत नहीं दिया, ये क्वेश्चन तो सही है। ये कह रहे हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल के लिए निकाली जाती है। कितने के लिए? 1 मोल के लिए। ये रिएक्शन थी, अभी कहां थी? ये यहां पर देखो, यहां पर कितने जल के अणु बन रहे हैं? 2 मोल बना रहा है ये। इस बात को समझना पड़ेगा कि यहां पर जो रिएक्शन हो रही है, ये इस प्रकार से यहां लिख देता हूं, 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2। ये 2 मोल बन रहे हैं इसके लिए है इतनी एनर्जी। और हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या है? 1 मोल बनना चाहिए। अच्छी तरह से समझ लेना इस क्वेश्चन को। 1 मोल बनना चाहिए। 2 मोल के लिए तो इतनी है, 1 मोल के लिए कितनी होगी? 1 मोल के लिए सर आधी कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दो तो 1 मोल के लिए आ जाएगी। वेरी गुड। ये अगर बात आपके दिमाग में चल रही है तो ठीक चल रही है, और इसको 2 से डिवाइड आपने कर दिया तो आपका आंसर सही हो गया। ये देखो 2 से डिवाइड कर दिया तो आंसर ये आ जाएगा। जिन बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही है कि सर ये तो 2 मोल बन रहे थे, ज्यादातर के तो आएगा वाटर ही तो बन रहा है, सब संभवन ऊष्मा हो गई, 2 मोल बन गए। लेकिन करना क्या है? 1 मोल के लिए देखनी है। 1 मोल बनना चाहिए तो आधी कर दो, तब आंसर निकल कर आएगा। देखो कितना सरल और दिमाग की कसरत कराता है ये क्वेश्चन, आपके नोट कर ले। चलिए, सिस्टम सराउंडिंग, लो सिस्टम सराउंडिंग आ गया। सिस्टम सराउंडिंग में अंतर क्या कोई बता सकता है? तंत्र क्या होता है, परिवेश क्या है, ये तो चीख कर मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में खूब बताया था। ये आपने नोट भी करा होगा। सिस्टम कौन सा है? वो थर्मोडायनेमिक्स होता है जिस पर क्या करते हैं? थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करते हैं। वह भाग है जिस पर हम अध्ययन करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का। और तंत्र की ऊर्जा, पदार्थ, गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है तंत्र में। खुला बंद विलगित हो सकता है, बीकर में रखा पानी, ये पिस्टन, ये इसके उदाहरण है। तंत्र वह भाग है जिस पर ऊष्मागतिकी का अध्ययन करेंगे। द पार्ट ऑफ सिस्टम क्या है? जिस पर हम क्या करेंगे? ऊष्मागतिकी का अध्ययन करेंगे। यही तो बात लिख रखी है। अच्छा, परिवेश, तंत्र के बाहर का वह पूरा क्षेत्र जिससे तंत्र ऊर्जा, पदार्थ का आदान प्रदान कर सकता है, वो परिवेश सराउंडिंग कहलाता है। वो क्या कहलाता है? सराउंडिंग कहलाता है। लिखा हुआ ये डेफिनेशन आप देख लेना। ये तंत्र को घेरता है, उदाहरण बीकर के बाहर की हवा, वातावरण, प्रयोगशाला आदि सब नोट कर रखा है। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई ऐसा दिमाग का काम नहीं है, तो ये इजी गोइंग हो जाएगा। नोट करना इसको, पर नोट तो करना ही पड़ेगा भाई, नोट तो करना पड़ेगा सभी को। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। बॉयल ताप को परिभाषित करिए। जानते हो कि बॉयल ताप को परिभाषित करना है। बॉयल ताप को परिभाषित करिए। बताओ भाई क्या होगा बॉयल ताप? ये सिंपल सी डेफिनेशन है। बॉयल ताप वह ताप है जिस पर वास्तविक गैस का व्यवहार आदर्श गैस के समान हो जाता है। क्या हो जाता है बॉयल ताप पर? कि वास्तविक गैस क्या बन जाती है? आदर्श गैस जैसे हो जाती है। उस ताप पर गैस का जूल थॉमसन गुणांक 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। अर्थात उस ताप पर गैस के विस्तार करने पर न ताप बढ़ता है न घटता है। सिंपल सी परिभाषा है, 2 लाइन की, लेकिन इंपॉर्टेंट है। वह ताप जिस पर वास्तविक गैस का व्यवहार कैसा हो जाता है भाई? आदर्श गैस जैसा हो जाए, और जूल थॉमसन गुणांक कितना हो जाए? 0 हो जाएगा सर। उस ताप पर गैस का विस्तार करने पर न तो ताप बढ़ता है न घटता है। बॉयल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच ए रियल गैस बिहेव लाइक an ideal gas and its Joule Thomson coefficient become 0. At this temperature, the gas show no change in temperature
अपॉन एक्सपेंशन, एक्सपेंशन करने पर कोई चेंज यहां पर नहीं आपको दिखाई देगा। ये नोट कर लें बॉयल ताप की परिभाषा को, कर ली होगी, कोई सरल है ये तो। अगला देखिए क्वेश्चन, रुद्धोष्म प्रक्रम में एंट्रोपी का परिवर्तन क्या होता है, ये बताओ भाई। रुद्धोष्म प्रक्रम तो जानते हो ना तुम, ये रुद्धोष्म प्रक्रम तो क्या होता है, रुद्धोष्म में क्यू क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी इन एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या है, क्यू कांस्टेंट है, तंत्र ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करता है, यही बात लिखी है। रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, केवल एंट्रोपी परिवर्तन केवल ऊष्मा के आदान प्रदान पर निर्भर नहीं करता है, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रक्रिया उत्क्रमणीय है अनुत्क्रमणीय है। यदि रुद्धोष उत्क्रमणीय प्रक्रम है तो एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आइसो एंट्रोपिक हो जाएगा। रुद्धोष अनुत्क्रमणीय है तो एंट्रोपी बढ़ती है, अनुत्क्रमण प्रक्रिया एंट्रोपी को बढ़ाती है। बात आ गई समझ में। रुद्धोष्म यदि उत्क्रमणीय रिवर्सिबल है, रुद्धोष्म क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, तो एंट्रोपी में कुछ जीरो चेंजेज रहेंगे, और एडियाबैटिक इरिवर्सिबल है तो इंक्रीज होगी, तो क्या हो गया, इंक्रीज होगी, ये लिख रहा, तो इंक्रीज हो जाएगी, ये समझ लो, नोट कर लें, तो इंक्रीज हो जाती है। ये बात यहां भी लिख रही है कि Q बराबर 0 रहता है यहां पर, ये आपको पता है एडियाबैटिक प्रोसेस में, और एडियाबैटिक कैसा है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, चेंजेस 0। अगर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। दो बातें यहां पर नोट करनी पड़ेगी, तब ये बात समझ में बैठेगी। अगले बात चलिए, जूल थॉमसन गुणांक की सामान्य समीकरण लिखी है, बताओ। इसको देखें, जूल थॉमसन, इसको देखो, सममांगी तंत्र को समझाइए पहले, सममांगी तंत्र को समझाइए। सममांगी तंत्र वह तंत्र होता है जिसकी, सममांगी का मतलब तो जानते हो, जिसकी समान कंपोजिशन हो भाई, वो क्या होगा, होमोजीनियस। डिफाइन होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम क्या होगा, सममांगी तंत्र वह तंत्र होता है जहां पर क्या होता है, जिसकी संरचना, गुणधर्म तथा अवस्था पूरे तंत्र में समान होती है। इसमें एक ही अवस्था पाई जाती है, सिंगल फेज पाई जाती है। शुद्ध जल है, सममांगी है। हवा है, हवा को, आपको हवा को कोई दिखता है, मान लो रूम में आप बैठे हो, आप बता सकते हो कि ऑक्सीजन कहाँ है, नाइट्रोजन कहाँ पर है, हाइड्रोजन कहाँ पर है, आपको एक जैसा वातावरण दिखेगा, सममांगी हो गया, होमोजीनियस हो गया। शुद्ध जल में आपको कुछ दिखाई नहीं देता, सममांगी। चीनी, आपने बीकर में चीनी घोल दी, हमने बीकर लिया, इसमें पानी है, क्या डाली, शुगर इसमें ऐड करी, तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा, होमोजीनियस, सममांगी बनेगा। होमोजीनियस सिस्टम इज सिस्टम दैट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी थ्रू आउट। यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेज, इसमें क्या रहती है, वन फेज रहती है, तो ये भी आप नोट कर लें भाई, वन फेज रहती है, इसको भी नोट। यहां पर देखिए भाई, ये कर लिया, सममांगी तंत्र, डिफाइन होमोजीनियस सिस्टम कर लिया सर। इससे पहले एक और रह गया था, इसको देख लेते हैं। क्या था, जूल थॉमसन गुणांक की सामान्य समीकरण लिखिए, देखिए ये लिखी हुई है। म्यू जेटी क्या होता है, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी, कांस्टेंट एच, और यहां पर यह म्यू जेटी बराबर -1 अपॉन सी पी डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी टी, ये होता है म्यू जेटी की। म्यू जेटी क्या है, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, ये क्या है, म्यू जेटी, यहां पर लिख सकते हैं हम, दैट इज म्यू जेटी, ये जूल थॉमसन कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं, ये हमें याद रखनी पड़ेगी। डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी, एच एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है यहाँ पर, या ये म्यू जेटी बराबर क्या रहता है, 1 अपॉन सी पी, और डेल्टा एच अपॉन डेल पी टी, ये म्यू जेटी की इक्वेशन है, नोट कर लेना। अब अगली बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सीपी और सीबी के बीच संबंध क्या है,
ये बताओ भाई, सीपी और सीवी के बीच क्या रिलेशन है? देखो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू क्या होता है? सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू क्या होता है? आर होता है। ये रिलेशन है इसके बीच। अब सीपी क्या है? ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सीवी क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आर आप जानते हैं गैस कांस्टेंट है, लिखा हुआ है, ये लिख रहा, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू क्या है? आर है। और आर क्या है यहाँ पर? गैस कांस्टेंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? गैस कांस्टेंट। गैस स्थिरांक। सीपी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सीवी क्या है? ये लिखा हुआ है, ये रहा आर, ये रहा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सीवी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये लिखा हुआ है स्थिर आयतन पर और स्थिर दाब पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता रहता है, इंपॉर्टेंट है भैया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। अगला क्वेश्चन देखिए, अवस्था एवं पथ फलन को परिभाषित कीजिए। डिफाइन स्टेट एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन जो स्टेट में प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, पाथ फंक्शन जो पथ पर निर्भर करते हैं। बहुत बढ़िया ढंग से आपको समझाया था क्लास में, वहां पढ़ लेना, यहाँ देख लो शॉर्ट में। अवस्था फलन वह गुण है जिसका मान तंत्र की वर्तमान अवस्था पर निर्भर करता है, उस अवस्था तक पहुंचने के मार्ग पर नहीं करता, किस मार्ग से आए। आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ताप, दाब, ये सब क्या है? हमारे अवस्था फलन है, उदाहरण दिए। पथ फलन क्या है? जो पथ पर निर्भर करते हैं, अंतिम और प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर नहीं करते हैं। पथ फलन वह गुण है जिसका मान तंत्र की अवस्था ए से बी तक पहुंचने के लिए मार्ग पर निर्भर करती है। ऊष्मा है, वर्क है, हीट कैपेसिटी है, वर्क की ऊष्मा और हीट कैपेसिटी, ये सब क्या है? पाथ फंक्शन है। ये सब क्या है? पाथ फंक्शन है भाई, ये नोट कर लेना, आपको बता रखा है, कर भी रखा है, सिंपल है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, स्टेट फंक्शन इज ए प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ ए सिस्टम। इनिशियल फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं, नॉट ऑन द पाथ टेकन टू रीच दैट स्टेट। इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी सब स्टेट फंक्शन है। और पाथ फंक्शन क्या है? दैट डिपेंड ऑन द पाथ। पाथ फंक्शन इज प्रॉपर्टी हुज वैल्यू डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक पाथ और प्रोसेस टेकन बिटवीन टू स्टेट। और एग्जाम्पल इसका वर्क, हीट, हीट कैपेसिटी भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, हीट कैपेसिटी। ये सब क्या है? पाथ फंक्शन है। अगला क्वेश्चन देखें, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव आपको पता है, जिसको विस्तीर्ण गुण कहते हैं, जो मात्रा पर डिपेंड है। एक होते हैं एक्सटेंसिव जो मात्रा पर निर्भर करते हैं, और इंटेंसिव क्या है? जो मात्रा पर, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं। अर्थात तंत्र बड़ा हो या छोटा हो, इन गुणों का मान समान रहता है। जैसे ताप है, अब ताप क्या है? मात्रा पर कोई निर्भर करता है। रूम में आप कहीं भी बैठो, ताप क्रम एक जैसा दिखाई देगा आपको। दाब है, घनत्व है, ये सब क्या है? अपवर्तन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये पढ़ रखा है बहुत बढ़िया ढंग से, ट्रिक भी बता रखी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस क्वेश्चन में। अगला देखो, समआयतनिक, ये बहुत ही सिंपल है। समआयतनिक प्रक्रम जिसमें आयतन समान रहता है, मतलब क्या रहेगा? डेल्टा वी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा सर, यही तो रहेगा, डेल्टा वी कांस्टेंट। वह ऊष्मागतिक प्रक्रम है जिसमें तंत्र का आयतन स्थिर रहता है, डेल्टा वी कांस्टेंट रहता है। इसलिए डब्ल्यू बराबर क्या होता है? पी डी वी, आपने पढ़ रखा है, डब्ल्यू बराबर पी डी वी, या और क्या लिख सकते हैं? पी डेल्टा वी, ऐसे भी लिख सकते हैं, पी डेल्टा वी। वी क्या है? कांस्टेंट है, तो डब्ल्यू क्या हो गया? 0 नजर आएगा।
आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं इसको, समायतनिक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आइसोकोरिक। An isocoric process is a thermodynamic process in which the volume of the system remain constant throughout the process. Since delta V क्या रहेगा? 0, therefore no work is done. कोई वर्क यहां पर नहीं किया जाएगा। लिख लें। ऊष्माधारिता को हीट कैपेसिटी, ये कई बार आ गया, ये सिस्टम का टेम्परेचर, पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? हीट कैपेसिटी कहलाती है। ऊष्माधारिता वह मात्रा है जो वस्तु या तंत्र के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक कुल ऊष्मा को दर्शाती है। 1 केल्विन बढ़ाना हो या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो तो आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है? ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस और सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस। क्या होती है? Q अपॉन डेल्टा T होती है। ये नोट कर ले, सिंपल सा है, ये भी आपने पढ़ रखा है। जिसने क्लास अटेंड कर रखी है, जिस बच्चे ने कंप्लीट नोट्स बना रखे हैं, उसके लिए तो भाई कोई समस्या नहीं, और जिसने क्लास अटेंड नहीं करी है तो वो क्लास अटेंड कर ले, अभी टाइम है, और नोट्स भी बना ले तो उसको ये बहुत ही इजी लगेंगे, उसके लिए मक्खन है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, अभिक्रिया ऊष्मा दहन ऊष्मा में क्या अंतर है? अब ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इनको क्या अपन पढ़े। हीट ऑफ रिएक्शन क्या है? कई बार आ गया। द हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन, किसी अब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, क्या कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवशोषित या उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा क्या कहलाती है? अभिक्रिया की ऊष्मा। अभिक्रिया ऊष्मा नाम से ही पता चल रहा है, कोई अभिक्रिया हो रही है, उसमें कितनी ऊष्मा उत्सर्जित अवशोषित हो रही है, अभिक्रिया ऊष्मा कहलाती है, आपको पता है। और दहन भाई क्या करते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब उसको जलाएंगे पदार्थ को तो दहन होगा, उसमें जो ऊष्मा उत्सर्जित अवशोषित होगी वो क्या कहलाएगी? दहन कहलाएगी। किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में पूर्ण दहन पर उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा क्या कहलाती है? दहन कहलाती है। हीट ऑफ कंबशन कहलाती है। द हीट रिलीज ड्यूरिंग कंप्लीट कंबशन ऑफ ए सब्सटेंस इन ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कंबशन ऑफ, हीट ऑफ कंबशन कहलाती है। बहुत सिंपल है सारे क्वेश्चंस, जिसने नोट्स पढ़े। एक क्वेश्चन और खत्म क्या? एक और ऐसा क्या कहता है, एक ये भी देख लो। मुक्त प्रसार में गैस द्वारा कितना कार्य किया जाता है? व्हाट इज द वर्क डन बाय गैस इन फ्री एक्सपेंशन? बताया था आपको, 0 होता है। फ्री एक्सपेंशन में वर्क कितना होता है? 0। मुक्त प्रसार में गैस शून्य बाहरी दाब के विरुद्ध फैलती है, इसलिए गैस द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? 0 होता है। इसमें क्या लिखोगे? 0 होता है। In free expansion, the gas expand against 0 external pressure. Therefore, P क्या रहता है? 0 रहता है ना? तो P 0, तो W बराबर क्या होता है? P डेल्टा V, तो 0 हो गया। W भाई, W बराबर P डेल्टा V होता है। P एक्सटर्नल, यहाँ पर क्या हो गया? 0, तो W बराबर 0 निकल के आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया सर। वर्क डन बाय द गैस क्या होगा? 0 होगा। तो ये क्वेश्चंस हमें करने हैं, लगभग इनको मैंने सॉर्ट कर दिया है सारे क्वेश्चंस को, और इसमें से कुछ क्वेश्चंस डिलीट कर दिए थे। 60 की बजाय ये क्या कर दिए? 51 ही कर दिए हमने। जो क्वेश्चंस कभी नहीं पूछे गए या जो रिपीट हो रहे थे, कुछ क्वेश्चंस को डिलीट करके 51 क्वेश्चंस आपके लिए बना दिए हैं। तो 2 पार्ट में 51 क्वेश्चंस को आप पढ़ जाना, काम अपना बन जाएगा। तो लगातार आप इनको पढ़ते रहें, ज्यादा से ज्यादा आप इन पर एक्सरसाइज करें, रिवीजन करें, जिससे क्या होगा, ये आपको समझ आएंगे, याद होंगे। और इनको पढ़ने के लिए आप क्लास जरूर देख लेना। सारी क्लासेस आप देख लेंगे तो आपके लिए और सिंपल हो जाएगा। तो लगातार पढ़ते रहें। नई क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।